नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दिल्ली स्टूडियो से। बजट है सिर्फ 2 दिन दूर। कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज थोड़ी थोड़ी सुस्ती का माहौल है। ऊपरी स्तरों से इंडेक्स नीचे आए हैं, जो कि लाजमी भी है। निफ्टी की बात करें तो 21,736 के आसपास है। सपाट कारोबार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा सा गहरा है। 80-85 अंक नीचे कारोबार कर रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो तकरीबन 300 अंक नीचे आ गया है। निफ्टी बैंक 45,400 के भी नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस शेयर में मोमेंटम बना है। स्टॉक्स बस चेंज हो रहे हैं। कल हम देख रहे थे ओएनजीसी आरआईएल लीड कर रहे थे। आज वो जिम्मा उठाया है बीपीसीएल ने उठाया है। ओएनजीसी में आज भी हालांकि तेजी है 2-2.25% के आसपास की, लेकिन ओएमसीज में ठीक ठाक तेजी है। और कुछ आईटी स्टॉक्स मसलन इन्फोसिस, वहां पर 2% के आसपास की तेजी है। कंजम्पशन की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि एचयूएल में तेजी है और मेटल स्टॉक्स आज फिर से चमक रहे हैं। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में आज हम अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं। लेकिन कमजोर नतीजों के बाद क्योंकि प्रेशर हमने देखा था कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी के बजाज फाइनेंस के एसेट क्वालिटी पर शेयर है 4% नीचे। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। और रिलायंस कल की जबरदस्त धमाकेदार 7% की रैली के बाद आज थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग हम कहेंगे। 7% की तेजी के बाद हम 1.5% की गिरावट को ना थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ही कहेंगे। अभी भी अपने स्तर को बचाए रखने में कामयाब है रिलायंस। बढ़िया तेजी हमने रिलायंस के शेयर में देखी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी वहां से कोई नेगेटिविटी के संकेत नहीं है। इंडेक्स को अगर आप छोड़ दें, अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो बाजार का मूड बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले आज भी 2 गिरने वाले शेयर बाजार में आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। उसके पहले आपको बताते हैं कि सवाल आप कैसे पूछेंगे। और सवाल आप पूछे, आप ईटी9 स्वदेश के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर लाइव हमसे सवाल पूछिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को ज्यादा से ज्यादा हम शो में शामिल करें और उस पर अपने एक्सपर्ट से हम व्यू भी लें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर हैं और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है ईटी9 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 2 दिन दूर बजट, कल की शानदार तेजी, आज थोड़ी सी सुस्ती। बाजार यहां से ब्रीदर ले रहा है कुणाल, या फिर थोड़ा ठहराव दिखाएगा? क्या इंडेक्स में ट्रेड करने का मौका है? अगर हां तो निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 1 महीने से हमने एक कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस देखा हुआ है और वो है 21,800 के लेवल पे। हमने कल भी देखा, इनफैक्ट 21,800 का लेवल पे ही रुका और इनफैक्ट आज वहीं से हमने थोड़ा लुढ़कते हुए भी देखा हुआ है। सो इमीडिएट लेवल पे 21,800 स्पॉट लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरीके से काम करेगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 21,650 का एक लेवल है जहाँ पे शायद एक सपोर्ट ले सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें इट्स एन अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स। और अगर आप लेवल की बात करें तो आई थिंक 45,800 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल आता है और 45,000 का एक सपोर्ट लेवल आता है। सो दोनों इंडाइसेस में एज ऑफ नाउ मैं दूर रहना चाहूंगा बिकॉज इवेंट की वजह से वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी। सो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनके लिए ये लेवल्स ध्यान रख के आई थिंक ट्रेड कर सकते हैं, बट अदरवाइज हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इंडेक्स से दूर रहिए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। ये सलाह हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं नतीजों की। और इस बीच काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे आए हैं। तीसरी तिमाही में आरआर केबल के भी नतीजे उन्होंने जारी किए हैं। नतीजे थोड़े कमज़ोर रहे। आय में 10% की बढ़ोतरी रही, लेकिन मुनाफा सपाट रहा। साथ ही मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ राजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, थैंक यू सो मच ईटी9 स्वदेश को समय देने के लिए। क्या वजह थी सर? इस तिमाही हमने देखा कि थोड़ा प्रेशर था, मार्जिन के फ्रंट पर भी मुनाफा सपाट रहा। इसके पीछे की वजह बताइए और आने वाले समय में किस तरह का ग्रोथ आप देख रहे हैं? और धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर हमें टाइम दिया। और अगर हम देखें तो जब क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं, जो 10% की ग्रोथ है और ये पूरी की पूरी जो आई है वॉल्यूम ग्रोथ है। और 10% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में, जिसमें कि हमारा जो पिछला बेस था वाई ओ वाई का क्वार्टर, वो भी एक हायर बेस पे था। और ओवरऑल देखें तो हमारी ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ, वो इज अराउंड 20%, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से या इंडस्ट्री ग्रोथ से हमेशा ऊपर रहा है। और आगे भी हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ इसी तरह मेंटेन रहेगी। और हमारे जो 2 सेगमेंट है, वायर एंड केबल एंड एफएमईजी, तो वायर एंड और करीब करीब एफएमईजी भी 11 से 12% कंट्रीब्यूट करता है।
तो उस एरिया में भी हमारी मोर देन 20% ग्रोथ रही है। तो जो हमारा एक एस्टीमेट था और हमने जो ईयरली गाइडेंस थी कि हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 20% हम मेंटेन करेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इसको इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। राजेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर हम देख रहे हैं कि आपके ना मार्जिन पर भी प्रेशर है। 8% से गिर के 7% के आसपास के मार्जिन्स हैं। अ, ये इसके पीछे की वजह क्या है सर? और आप आगे का जो मार्जिन का आउटलुक है वो क्या है? किस तरह की आप मार्जिन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आगे? पर में हमारा थोड़ा मार्जिन्स पे प्रेशर आया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो हमारा अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो करीब 140 बिप्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आगे भी हमें ये है कि हम 8% का जो गाइडेंस है हमारा उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो मार्जिन्स में एक इस क्वार्टर के लिए थोड़ा सा इम्पेक्ट है, बट ओवरऑल देखें तो हम हमारी गाइडेंस को मीट कर रहे हैं और ईयरली लेवल पे हम वो अचीव कर पाएंगे जो भी हमारे प्लान्स हैं। ओके। अब सर एक्सपोर्ट को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका, कहाँ से कंट्रीब्यूशन दिख रहा है? और एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, इस बीच मिडिल ईस्ट में भी कुछ तनाव है, लाल सागर में हम देख रहे हैं कि कुछ तनाव चल रहे हैं, उसकी वजह से एक्सपोर्ट काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। क्या आपको कुछ असर इसका बड़ा दिखाई दे रहा है आने वाले समय में आपके एक्सपोर्ट कारोबार पर? अगर हम देखें तो आरआर काबिल में एक्सपोर्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हमारे टोटल रेवेन्यू में 27% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, विच इज हाईएस्ट। और आगे भी हमें लगता है कि जिस तरह से हमारा पूरा ग्लोबल मार्केट पे जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं ये मेंटेन रहेगी। अभी जो ये नील सागर में जो जिस तरह का तनाव है या गल्फ में जो है, लेकिन उसके बावजूद हम हमारी ग्रोथ को अभी अचीव कर पाएंगे। अगर मैं करंट ऑर्डर बुक देखें तो हमारा सिंस डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस है, जहाँ पे हमारे पास रिपीट ऑर्डर का बिजनेस रहता है, वहाँ पे अभी इनफ ऑर्डर्स हैं और आगे भी इसी तरह रहेंगे। जहाँ तक अगर कॉस्ट को देखें तो फ्रेट कॉस्ट जो हमारा वेरिएबल पार्ट होता है और हम जो पूरी की पूरी फ्रेट कॉस्ट है वो हमारे कस्टमर्स को पास ऑन कर पाते हैं। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिखता है हमारे एक्सपोर्ट्स पे और हम मेंटेन करेंगे यही रेशियो 27 से 30% का। राजेश जी एक और चीज़, अब चूंकि इलेक्शंस बहुत नज़दीक आ गए हैं और इलेक्शंस के पहले हम देखते हैं कि वायर और केबल की जो इंडस्ट्री होती है उनके लिए डिमांड जनरेट होती है, क्योंकि सरकार का इंफ्रा पर पुश होता है। हाउसिंग सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो निश्चित तौर पर ऑर्डर्स को लेकर दिक्कत नहीं रही होगी। आप जरा बताएंगे कि अभी किस तरह की स्थिति है और क्या आपको लगता है कि एक बार चुनाव बीत जाने के बाद थोड़ी सी इसमें सुस्ती आएगी या फिर जो मोमेंटम बना है वो यहाँ से और बरकरार रहेगा? तो अभिषेक जी, अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी की ग्रोथ है। अगर आप वायर एंड केबल इंडस्ट्री देखें, सबसे पहले तो जो भारत का विकास की जो स्टोरी है ये खाली एक क्वार्टर या एक साल की नहीं है। हमें लगता है अगले 8 से 10 सालों के लिए ग्रोथ रेट इंडिया की बहुत अच्छी रहने वाली। वर्ल्ड में सभी इकोनॉमी को बीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अभी भी जो लग रहा है जिस तरह से वायर एंड केबल के ऑर्डर्स हैं, और खाली ये मुझे लगता है कि खाली इस चुनाव के हिसाब से या वो नहीं है, क्योंकि सरकार का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक आम आदमी को एक अच्छा जीवन स्तर में सुधारने के लिए जो फोकस है वो आगे भी जारी रहेगा। और जो एक मिडिल इनकम ग्रुप जो है इंडिया में, वो हमेशा फास्टेस्ट राइजिंग ग्रुप है वर्ल्ड में, तो वो आगे भी रहेगा। इसलिए हमें लगता है ये ग्रोथ हमेशा मेंटेन रहेगी। एटलीस्ट नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में मुझे तो बहुत अच्छा ये लगता है ग्रोथ का आउटलुक। से 10 साल तक, मतलब हम साल भर पूछते हैं मैनेजमेंट से, राजेश जी का कन्विक्शन ये है कि 8 से 10 साल तक कोई टेंशन नहीं है कंपनी के लिए। ठीक है सर, ये तो आपके नतीजों की बात होगी, लेकिन अब चूंकि बजट नज़दीक है और निश्चित तौर पर हर इंडस्ट्री जो होती है, हर जो सेगमेंट सेक्टर होता है, उसकी कुछ कुछ बजट उम्मीदें होती हैं। आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं इस बजट में वायर और केबल इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री की तरफ से? हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है और इसमें साथ में जो हाउसिंग सेक्टर पे फोकस है उसको, और हाउसिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाएं। आज भी भारत में जो स्कोप है हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा है। मिडिल इनकम और लोअर इनकम के लिए जो स्कोप है, वहां पे किस तरह से हम उस इंडस्ट्री को या उन घरों के लिए प्रोत्साहन दें जिससे कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री का भी डिमांड जनरेट ज्यादा हो पाए। और हमें तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि इसी तरह का जो फोकस है भारत सरकार का वो आगे भी जारी रहेगा और हमारे एफएम इस इंडस्ट्री पर ध्यान देके हमें आगे प्रोत्साहित करेंगे। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। फिर से आपसे आगे मुलाकात होगी। तो आरआर थैंक्स। काबिल नतीजों पर थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर की वजह ये रही कि पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो कॉपर, जो कि एक की रॉ मटेरियल होता है वायर एंड केबल कंपनीज के लिए,
उसके प्राइसेस में 5% का उछाल दिखा, तो जाहिर सी बात है मार्जिन पर इम्पैक्ट होगा। लेकिन कंपनी ग्रोथ को लेकर काफ़ी उत्साहित है। हालांकि आज 4% नीचे गिरकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक इस पर व्यू ले लेते हैं निमेश जी। आरआर काबिल नई लिस्टिंग ही कहेंगे इसको हम एक तरह से। 4% नीचे ये है, मैनेजमेंट काफ़ी अपबीट है आगे की ग्रोथ को लेकर। 8 से 10 साल तक इनको कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। आपको कंपनी कैसी लग रही है, और क्या ये जो आज के डिप है इसको खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? आपको लगता है कि ठीक कंपनी है ये? वेरी गुड मॉर्निंग कपिल जी। देखिए, कंपनी के वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी महंगे हैं। अगर आप पीयर्स के कंपेयर करें तो पॉलीकैब और केईआई वायर्स के कंपेयर में अभी भी ऑलमोस्ट काफ़ी महंगे हैं वैल्यूएशन। मुझे लग रहा है कि ये डीप के अंदर बाई करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जब हायर वैल्यूएशन पे रहती है और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो नहीं आती है, तो एक शार्प फॉल हमको प्राइस में देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रहे हैं और इलेक्शन ईयर है, आने वाले एक क्वार्टर के अंदर कोई मेजर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के साइड से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक साइडवे टू करेक्टिव मोड में है स्टॉक अभी। मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक में और ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। नीचे के अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1150 से 1200 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहाँ तक हम लोग करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। तो इन्वेस्टर को मेरा राय है कि यहाँ से ये लेवल से बाय न करें, वेट एंड वॉच करें और फर्दर डीप आए वहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। 10 से 1200 ये सपोर्ट लेवल्स हैं निवेश जी, तो मतलब टेक्निकल चेक भी कर रहे हैं शेयर की जो स्थिति है, वो भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन कुणाल आप बताइए जरा, हैवेल्स ने, पॉलीकैब ने जो अपने नतीजे जारी किए, प्रॉफिट में हमने जंप देखा, आरआर काबिल पर थोड़ा सा प्रेशर है। निमेश जी कह रहे हैं कि आप इसको 1150 1200 की रेंज में लीजिए। ये लेवल कब तक आ जाएंगे? चार्ट पर कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं? सी अभिषेक, हम टेक्निकल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि फॉर्मेशन विच इज हायर टॉप हायर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम। अब इसके लिस्टिंग की अगर बात करें तो हमने एक्सट्रीम लो लेवल 1100 के लेवल से 1800 तक के लेवल्स इसमें देखे, और इसके बाद ये काउंटर एज ऑफ नाउ लोअर टॉप लोअर बॉटम में चल रहा है। अगर प्रीवियस बॉटम की बात करें तो वो करीब 1340 पे पहुंचा हुआ है। आई थिंक 1340 एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे हम देख सकते हैं सपोर्ट। और अगर ये काउंटर 1340 नीचे तोड़ता है तो डेफिनेटली एक्सट्रीम लो लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर टाइम भी आई विल रिमेन कॉशियस, और मैं 1340 पे इसे रिविजिट करना चाहूंगा। आई थिंक वहां पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ब्रेक के लिए ऑप्शन की रणनीति पर नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमूल जुड़ चुके हैं। अमूल, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? जी नमस्ते। मुझे एक हिंदाल्को का 600 का फरवरी सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 17 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है 25 और 27 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 13 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 14,000 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 5600 का। मेटल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्टिविटी है, बुलिश कैंडल हुआ है फॉर्म, और हिंदाल्को अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है ये टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये है सलाह हिंडाल्को पर। 600 रुपए की कॉल खरीदने की सलाह 17 रुपए के आसपास मिल रही है। लक्ष्य होगा 25 रुपए का, और इसमें अधिकतम मुनाफा 14,000 का। नुकसान भी आपको बता दिया है, 5,600 तक का नुकसान भी आपको हो सकता है स्टॉक में। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रणनीति बताइए। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी सेबी की तरफ से, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए। अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। चलिए अब कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से सवाल आया है अंकित शर्मा जी का, और इन्होंने ब्लू स्टार लिया हुआ है। 300 शेयर्स हैं और इनकी जो खरीद है वो 1000 रुपए की है। ब्लू स्टार अभी मौजूदा भाव हम देखें ब्लू स्टार का, तो लगभग 1000 के आसपास कारोबार कर रहा है। इनकी जो खरीदारी है उससे ऊपर है फिलहाल, और 26,000 का मुनाफा भी इन्हें इस स्टॉक में हो रहा है। चलिए सलाह ले लेते हैं। निमेश, क्या राय बन रही है आपकी ब्लू स्टार पे? अभी तो हल्के मुनाफे में, लेकिन और तेजी के लिए बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में? जी बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो लोगों की बढ़ रही है,
और जिस तरह से आने वाले दिनों में अभी जो है वो समर सीजन स्टार्ट होगा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको आने वाले एक क्वार्टर यानी अप्रैल तक ये काउंटर के अंदर होल्ड रहना चाहिए। एक सीजनल स्टॉक्स है और जिस तरह से हम लोग व्हाइट गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई देख रहे हैं, डेफिनेटली कंपटीशन भी है, बट ब्लू स्टार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मार्केट शेयर भी गेन हुआ है। तो मेरा राय है कि ये काउंटर के अंदर आपको होल्ड करना चाहिए। ऊपर के अंदर आने वाले 3 महीनों में मुझे लग रहा है कि ये काउंटर का प्राइस 1350 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल से व्यू मेरा बुलिश है और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। स्टार को होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे। मथुरा से उदय भान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय भान जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। मेरे पास एनवीसीसी और आईआरएफसी के 300 शेयर हैं। दोनों के हाँ जी, हाँ जी। भाव बताएंगे सर। तो एनवीसीसी 103 है और आईआरएफसी 145 है। मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, आगे का भविष्य थोड़ा बताएंगे। मतलब आपने सही भाव पर एंट्री की है, आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है खैर दोनों ही शेयरों में, लेकिन शेयर ठीक ठाक हैं दोनों। मतलब एनबीसीसी एक इंफ्रा का प्ले भी है, बजट सामने खड़ा है, शेयर में तेजी में दिख भी रहे हैं। और आईआरएफसी तो क्या कमाल का चला है, महीने भर में हमने देखा है करीब 60% के आसपास की रैली हो गई है। निमेश जी दोनों शेयरों पर व्यू शेयर कीजिए। आईआरएफसी एनबीसीसी साल भर के लिए ठीक है, अगर ठीक है तो लक्ष्य क्या होनी चाहिए आपकी तरफ से। देखिए मेरा मानना है कि जिस लेवल से एंट्री के स्टॉक में ऑलरेडी एक हम लोगों ने रनअप देख लिया था और बाद में एंट्री हुई है, तो लोअर लेवल से एंट्री नहीं है, थोड़ा महंगा है। स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में आ सकती है। मेरा मानना है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर, भले आपका व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का हो, बट एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करो। और मार्केट फरवरी महीने में देखें तो नॉर्मली वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, स्टॉक के अंदर भी वॉलेटिलिटी आएगी, तो बेटर है कि आप एक सर्टेन लेवल प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी रहता है। तो मेरा मानना है कि दोनों में से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चले, क्योंकि इवेंट है, बजट है, और उसके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट का या कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं नहीं आती है, या जो कुछ भी इलेक्शन है, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। तो मेरा मानना है कि क्लियर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चले तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सुझाव। थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ सकती है फरवरी के महीने में बाजार में, और बेहतर होगा कि आंशिक मुनाफा वसूली आप कर लें। स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर सूत्रों के मुताबिक जैश इंजीनियरिंग जल्द ही क्यूआईपी लॉन्च कर सकती है। क्या साइज होगा, क्या डिटेल्स है, इस पर जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए। सूत्रों से पता चल रहा है कि जैश इंजीनियरिंग जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे लगभग 500 करोड़ रुपए की क्यूआईपी की जो है रेस कर सकती है। और याद रखिए जो इंटरेस्ट आ रहा है बड़े मार्की इन्वेस्टर्स से, यहाँ पे स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। और हाल ही में जो है कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू भी किया था, साइज़ तो छोटा था, लेकिन वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आए थे वो लाइकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्यूआईपी इशू में। और ऑफकोर्स ये इशू साइज़ बड़ा है तो उस पर जो है बाज़ार की फोकस रहेगी। स्टॉक देखें तो ऑलरेडी 2 गुना हो चुका है 1 साल में, और 16 जनवरी को जो उनकी प्रेफरेंशियल इशू थी वो लगभग 37 करोड़ की थी। लेकिन एक बड़ा मार्की इन्वेस्टर नाम आता है सामने, वो है रमेश दमानी। उनको लगभग 33,000 शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर के जरिए जो है मिला था। और उसके अलावा 2-3 बड़े फैमिली ऑफिसेज भी जो लिस्टेड स्पेस से उन्होंने भी निवेश किया था। अब देखें तो स्टॉक जो है उसकी मार्केट कैप तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास है, स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन जो वाटर की जो रिसाइकलिंग थीम वाली जो स्ट्रक्चर स्टोरी है वो ऐसी वाली कंपनी है ये जैश इंजीनियरिंग, जो बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है वाटर सी के इंटेक सिस्टम के लिए, वेस्ट वाटर पंपिंग के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो वाटर रिसाइकलिंग का थीम है उस पर भी फोकस रहेगा। और ऑफकोर्स जो मार्की इन्वेस्टर्स थे जो पहले प्रेफरेंशियल इशू में पार्टिसिपेट किए थे, बात हो रही है कि वो भी जो है इस क्यूआईपी इशू में बड़े पैमाने पे जो है पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो जैश इंजीनियरिंग स्मॉल कैप कंपनी है ये, लेकिन रफ्तार बहुत गजब की रही है। 106% पिछले 1 साल में ये शेयर चला है। और अब ये क्यूआईपी की खबर आ रही है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसमें कि बड़े निवेशकों को शेयर अलॉट किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए इसके जरिए कंपनी जुटाएगी। 1749 का भाव है। निमेश जी आपने क्या जैश इंजीनियरिंग को ट्रैक किया है, इसके बारे में आप कुछ राय शेयर कर पाएंगे? देखिए मैं बहुत ट्रैक नहीं करता, बट जब से ये न्यूज पे आया मैं देख रहा था अभी भी।
मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर होल्डिंग देखिए 51% का है। ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर अगर प्रमोटर का होल्डिंग 51% का रहेगा तो आई थिंक थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंसर्न है। सेकंड थिंग, आपने जैसे बताया कि पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक 106 गुना बढ़ गया है। डेफिनेटली ये लेवल पे एंट्री पॉइंट नहीं बनेगा। मेरा मानना है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक करेक्शन आएगा, फिर बाद में स्टॉक के अंदर री एंट्री एक अच्छे लेवल के ऊपर करने का प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल ये स्टॉक के पीछे भागना जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं ये लेवल से फ्रेश बाइंग करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अवॉइड करने का रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है, इसको आप अवॉइड कीजिए, ऐसी राय है निमेश जी की। लेकिन चलिए अगले दर्शक को जोड़ेंगे। मुंबई से राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं। राजकुमार जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर एक पीडीलाइट 3333 शेयर है जो मैं कुछ 2480 में लिया था, तो ये वहीं पे घूम रहा है आज करीबन साल भर हो गया सर, तो इसमें क्या करना, निकल जाऊं कि बने रहूं? 2480 के पास आपने लिया, ठीक है, शेयर ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। आपको मौके थोड़े थोड़े ऊपर के मिले हैं राजकुमार जी, लेकिन ये कि हाँ बहुत नहीं चला। हालांकि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है फंडामेंटली, अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसको लेकर कोई शक नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी कोई चिंता नहीं है। एक फैक्टर हो सकता है कि क्या वैल्यूएशंस इसके ऊंचे हैं जो शेयर को अभी उतने चलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि अगर हम देखेंगे तो एक ठीक ठाक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रही है पीडीलाइट की। निमेश जी क्या सलाह देंगे? और ये कंसर्न वाजिब है, कई बार हम अच्छी कंपनी इसलिए लेते हैं कि ग्रोथ हो, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये चलेगा कब? ये निमेश जी पीडीलाइट पर क्या भी होगा आपका? निमेश जी तक आवाज नहीं जा रही है। कुणाल से व्यू लेंगे। कुणाल, कैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं आपको, कब इसमें आएगा फ्रेश ब्रेकआउट? अभिषेक, ये जो काउंटर है हमने 2009 से अगर अब तक का बिहेवियर देखा होगा तो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन ही जा रहा है। इस काउंटर में बहुत सारी बार 1 से 1.5 साल का ऐसा भी फेज आता है जब ये साइडवेज कंसोलिडेशन में होता है, फिर से अपनी रुझान शुरू करता है। अगर हम रिसेंटली फॉर्मेशन की बात करें तो 2 साल में ये काउंटर साइडवेज तो डेफिनेटली लग रहा है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव बायस से है, और ये काउंटर डेफिनेटली हमारा पेशेंस टेस्टिंग काउंटर होगा। सो फॉर टाइम बीइंग आई विल से अगर इनका शॉर्ट टर्म गेन का अपॉर्चुनिटी बनाने का नजरिया होगा तो इस काउंटर से निकल जाए। 2700 तक के लेवल्स होंगे जो हमें एक टारगेट की तरह काम करेंगे, बट अदरवाइज इस काउंटर में डेफिनेटली हर फॉल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और लंबे समय तक इस काउंटर में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो गिरावट पर खरीदारी करने वाला ये शेयर है पीडीलाइट का। कोलकाता से नारायण साहू का सवाल लेंगे। नारायण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको सर? नमस्ते सर, मेरे पास पेट्रोनेट एनएलजी है 214 रुपए का भाव में, 200 शेयर है, और टाटा टेक का है सर 50 शेयर है 1254 रुपए का भाव में, तो इसको क्या करना सर अभी? पेट्रोनेट का भाव बताएंगे? 214 है, 214 रुपये। 214 रुपये। तो पेट्रोनेट में तो आपको ठीक ठाक फायदा हो रहा है। टाटा टेक चूंकि लिस्टिंग बड़ी जोरदार हुई थी, ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर आया, प्रॉफिट टेकिंग आई, तो थोड़ा सा वहां पर आपको नुकसान है। ठीक है, पेट्रोनेट एनर्जी कुणाल इस पर आप व्यू दीजिए, फिर टाटा टेक पर हम निमेश जी के पास जाएंगे। 17 से लेके अब तक अगर आप हिस्टोरिकल बिहेवियर देखो तो ये काउंटर एक 190 से लेके 280 तक की रेंज में ही घूमा है। करीब करीब 6 से 7 बार 190 तक पहुंचा हुआ है और करीब 5 से 6 बार 280 से ये काउंटर लुढ़का हुआ है। इनफैक्ट प्रेजेंटली भी आप देखिए तो एक्सट्रीम बॉटम बनी थी समवेयर इन नवंबर 190 की, और काउंटर फिर से 280 पे पहुंचा हुआ है। सो फॉर टाइम बीइंग अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया होगा तो इस काउंटर को इस लेवल पे डेफिनेटली बुक कर देना चाहिए। अगर काउंटर डिसाइसिवली 290 के ऊपर निकलता है तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट होगा और नई रेंज भी ओपन होगी, अदरवाइज यहीं से लुढ़कना शुरू हो सकता है। सो हमारे व्यूअर का उनकी बाइंग बहुत ही नीचे के लेवल की है। आई थिंक यहाँ पे मुनाफा वसूली डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक है, मुनाफा वसूली करने की सलाह है पेट्रोनेट एलएनजी में। आज जबरदस्त तेजी 7% के आसपास की। टाटा टेक में निमेश जी क्या करना है? क्योंकि जब इतनी दमदार लिस्टिंग होती है तो कई बार ना ये दिक्कतें होती हैं कि फिर चले कितना। अच्छा चल जाए तो फिर वैल्यूएशन वाली चिंता, कहीं ना कहीं ये टसल रहता है। आपकी सलाह क्या होगी इसमें? क्या निवेशित रहना अभी ठीक रहेगा? देखिए, अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर मार्केट लीडर कंपनी है, और जिस तरह से हम लोग आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज काफी बेहतर कर रहा है, इसीलिए इतने ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहे हैं।
पर डेफिनेटली इतनी एक हाई लिस्टिंग के बाद स्टॉक के अंदर साइडवेज आना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि वैल्यूएशन काफी महंगे हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम और भी ये साइडवेज रह सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर और भी थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है वो 1130 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 1050 तक ये काउंटर यानी 5 से 7% का और करेक्शन ये काउंटर के अंदर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू से मेरा व्यू बुलिश है, ये काउंटर को होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, टाटा टेक को लेकर ये व्यू। एक सवाल और ले लेते हैं और ये सवाल हमारे पास आया है व्हाट्सएप के जरिए प्रकाश पटेल का। एमसीएक्स के शेयर हैं 12 और जो भाव है वो है 3357 का। इनके भाव से थोड़ा सा ही ऊपर है। कल हम इसमें अच्छी तेज़ी देख रहे थे एमसीएक्स के शेयर में और पिछले कुछ सत्र अच्छे बीते हैं। 4-5 सत्र की तेज़ी के बाद आज थोड़ा सा सुस्ती हम एमसीएक्स के शेयर में देख रहे हैं। कुणाल, एमसीएक्स स्टेलर अनब हम कहेंगे, टेक्निकल्स इसके कैसे लग रहे हैं? क्या इतने सपोर्टिव है कि शेयर अभी और ऊपर जाएगा? अगेन काउंटर अभिषेक, इस काउंटर को अगर आप देखें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन लंबी समय से बना रहा है और इनफैक्ट अभी भी एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन 1 या 1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हमने कल उसका फ्रेश ब्रेकआउट भी देखा है। इन सब काउंटर्स में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं और वो है करीब 3300 के लेवल का। अगर ये काउंटर 3300 के नीचे जाता है तो शायद कॉशियस होना बनेगा, अदरवाइज इस काउंटर में बने रह सकते हैं। और ये रैली कहाँ तक चलेगी वो तो पता नहीं, बट जब तक चल रही है तब तक डेफिनेटली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसका मजा ले सकते हैं। सो होल्ड फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको होल्ड करने की सलाह है एम6 के शेयर को। लेकिन आज से खुल गया है बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ। ये कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग वाली कंपनी है। नाम आपने बहुत सुना होगा। उसकी सब्सिडरी है, उसकी अब ये लिस्टिंग कराने की तैयारी में है। आईपीओ आज से खुल गया है। तो आईपीओ कैसा है, क्या करना है, लिस्टिंग इन होगा नहीं होगा, कारोबार कितना मजबूत है, ये तमाम चर्चाएं करेंगे अपने खास सेगमेंट आईपीओ कॉर्नर में। और आईपीओ कॉर्नर में आज इस खास चर्चा के लिए फिर से हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आज से आईपीओ खुला है, पूरी तरह से फ्रेश इशू है। 310 करोड़ का साइज कोई बहुत खास नहीं है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 108 शेयरों का लॉट है। प्राइस बैंड 129 से 135 रुपए है। न्यूनतम जो निवेश है वो है 14,850 अगर हम अपर प्राइस बैंड पर देखें तो। और ये कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल की सब्सिडरी है। आस्था जी, कंपनी आपको कैसी लग रही है? क्योंकि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनी है, बड़े बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की सेवाएं देती है। इसके अलावा ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस, तो जो नए टाइप के जो बिजनेस उभरते हुए हैं उसमें कंपनी की पकड़ है। कैसी लग रही है कंपनी आपको और आपका कन्विक्शन क्या है इसमें पैसे लगाने को लेकर? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, बिल्कुल ये देखा जाए तो ये ई सर्विस, डिजिटल ई सर्विस प्रोवाइडर है। 3 इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहले तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि मेजर बैंक्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उससे मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है 60% से ज्यादा का। उसके बाद ये असिस्टेड ई सर्विसेज में भी हैं और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ई गवर्नेंस में भी हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उन सब में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ई गवर्नेंस से 28% ऑफ रेवेन्यू वहां से आता है। तो कंपनी इस तरह के कारोबार में है और डेफिनेटली जो इसकी मेन होल्डिंग कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, वो लिस्टेड स्पेस में है, तो वो इनकी मेजर प्रमोटर मानी जाएगी। तो कंपनी मुझे बढ़िया लगती है। 2-3 अच्छे कारण हैं जिसकी वजह से कंपनी बढ़िया लगती है। और सबसे पहले रेटिंग की बात करें तो सब्सक्राइब की रेटिंग है, लगाना चाहिए इस आईपीओ में। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाना चाहिए और अगर किसी को पोर्टफोलियो में रख के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के हिसाब से लगाना है तो उससे भी लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो इसकी लगी वो मुझे इसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग लगी। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, ऑल्दो लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है क्योंकि बहुत ज्यादा साल हुए नहीं है इसको, लेकिन फिर भी जो इन्होंने टॉप लाइन, बॉटम लाइन और इबिटा में जो ग्रोथ दिखाई है वो बेहद शानदार है। ये मैं 2 साल की सीएजीआर की बात कर रही हूँ, तो इसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि जिस तरह के कारोबार में ये है, डिमांड लगातार मिलती रहेगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो असेट लाइट बिजनेस मॉडल है, तो असेट लाइट बिजनेस मॉडल होने की वजह से हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें बहुत बढ़िया यहाँ पे रेशियोज भी निकल के आ रहे हैं और मार्जिन भी बढ़िया हैं। सो ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। मैं इसे सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ। लगाइए। लिस्टिंग गेन की इच्छा रखते हैं तो भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो भी लगाइए।
ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए लेना है तो भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो भी लगाइए, लेकिन लगाइए। इस पर कन्विक्शन है आस्था जी का। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, एसेट लाइट मॉडल पर ये कंपनी काम करती है और ये अच्छी चीज़ है। आस्था जी ये बताइए कि अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा, जो कि हमेशा आपसे पूछता हूँ और पूछता आगे भी रहूँगा, ये आपको भी बता देता हूँ। कितने लिस्टिंग गेन के लिए? 15-20%, 25-30% या उससे भी ज़्यादा? लिस्टिंग गेन की बात करें तो ये किस वैल्यूएशन पे आ रहा है, सबसे पहले अगर मैं उसकी कड़ी को जोड़ूं तो ये 41 की पीई मल्टीपल पे आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो 41 का पी मल्टीपल सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन वैसे इसकी क्लोज कंपेटिटर तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हमें फिर भी कंपैरिजन के लिए किसी को लेना है तो हम ई मुद्रा को लेते हैं, और ये इन्होंने प्रोस्पेक्टस में भी अपने कंपेटिटर में इन्हीं का नाम दर्शाया है। तो वहां पे अगर मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जो ई मुद्रा का नाम दर्शाया है उससे अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो उनका पी मल्टीपल तो 50 के ऊपर का है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए रूम काफी अच्छा है। यहाँ पे आराम से 20%, ये मैं जो भी बोलती हूँ बहुत कंजर्वेटिव बोलती हूँ, इससे ऊपर के भी होंगे, लेकिन किसी भी वजह से कुछ भी अगर चेंजेस हुए तो इसलिए हम थोड़ा कंजर्वेटिव नोट पे ही बात कर रहे हैं। तो 20% तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। उसके ऊपर के ही रहेंगे वैसे तो, लेकिन मिनिमम इतना आप मान सकते हो, और मेरे हिसाब से उसके लिए आप आराम से लगाइए, बढ़िया ही रिटर्न मिलेंगे। तकलीफ एक ही आने वाली है क्योंकि इश्यू साइज आपने भी बताया काफी छोटा है। अलॉटमेंट लगेंगे कि नहीं वो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर अलॉटमेंट लगे तो बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। 20% बेहद कंजर्वेटिव मैं एक रिटर्न रेट बोल रही हूँ, इसके ऊपर के ही रिटर्न होने की अच्छी खासी उम्मीद है। आस्था जी बताइए, कोई तरीका और होता है क्या कि अलॉटमेंट थोड़ी सुनिश्चित हो जाए? कोई और तरीका है कि अलॉटमेंट मिल जाए? देखिए, अलॉटमेंट कोई तरीका नहीं है, एक ही चीज़ है कि आप मल्टीपल अकाउंट से लगाइए, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है लगाने वाले को कि 1 पैन कार्ड और 1 एप्लीकेशन। ये नहीं कि अगर 4 अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, क्योंकि पैन कार्ड तो एक ही रहेगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएँगे। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें कि जभी भी एप्लीकेशन लगाएँ, एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन मान्य होती है। तो आप मल्टीपल अकाउंट से लगाइए, अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से लगाइए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अकाउंट से आप एप्लीकेशन लगाएँगे, मुझे लगता है चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ेंगे। सिर्फ एक ही तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि एचएनआईज़ कैटेगरी में अगर लगाते हैं जहाँ पे कि 10 लाख के ऊपर की, अगर जिन इन्वेस्टर्स के साथ ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है कि वो लगा सकते हैं 10 लाख के ऊपर तक की, तो एचएनआई कैटेगरी में भी लगाइए, क्योंकि वहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेल, क्योंकि 15,000 में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ जिसे हम बोलते हैं अप्लायर्स काफ़ी मिल जाते हैं। लेकिन एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख के ऊपर की जो बिग एचएनआई वाली में लगाएँगे तो वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर वो मल्टीपल अकाउंट से लगाएँगे तो बिल्कुल चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, 1 पैन कार्ड और 1 एप्लीकेशन। मल्टीपल अकाउंट से लगा रहे हैं लेकिन पैन कार्ड अगर एक ही है तो सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएँगी, ये गलती ना करें। पूरा तरीका भी आस्था जी ने बता दिया है। करना क्या है, अलॉटमेंट अगर लेना है तो तरीका क्या होगा? 1 पैन कार्ड, 1 एप्लीकेशन। तो जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं ना, अगर उनके पास पैन कार्ड है, अगर उससे आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके परिवार में कम लोग हैं तो रिश्तेदारों की भी मदद ले सकते हैं। क्यों आस्था जी, ठीक है नहीं ये? अड़ोसी-पड़ोसी की भी मदद ले सकते हाँ, हैं। अड़ोसी पड़ोसी की भी ले लीजिए। ले लीजिए, और जी। जहाँ अच्छी कंपनीज है ना वहाँ पर मौके छोड़ने नहीं चाहिए। आस्था जी, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कंसर्निंग लग रही है, वो ये है कि अगर हम इनके आय की बात करें तो जो सबसे बड़ा कस्टमर है जो कि एक पीएसयू बैंक है, उससे करीब करीब 60% का आय एक कस्टमर से आ रहा है। जो इनके ई गवर्नेंस वाली सर्विस है, जहाँ से 28% इनकी रेवेन्यू ड्राइव होती है, उसमें सिर्फ 3 राज्यों में प्रेजेंस है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में ही ये कंपनी सेवाएं दे रही हैं। तो क्या इसको लेकर चिंता है, या फिर आपको लगता है कि अब चूंकि कंपनी ग्रोथ वाली ट्रेजेक्टरी पर है तो ये एडिशंस होते जाएंगे, राज्य और बढ़ते जाएंगे इसमें? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कंपनी की अगर हम स्ट्रैटेजीज़ पे देखें तो इनको जो बीएलएस स्टोर्स है वो भी बढ़ाने हैं। तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे कंपनी है और मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंडिया में जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, काफ़ी बड़ा मार्केट कंपनी को मिलने वाला है। ऑल्दो अभी एक कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू रिस्क हमें इस बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, क्योंकि धीरे-धीरे जो ये ग्रो करेंगे तो डेफिनिटली ये भी थोड़ा कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर्स का जो है रेवेन्यू पे वो भी कम होता जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में वो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। ऑल्दो प्रेजेंटली लगता है, लेकिन उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि मैं लिस्टिंग की राय में कोई बदलाव करूँ।
में बदलाव नहीं होगी, लेकिन चूंकि हम आईपीओ की चर्चा करते हैं ना, तो नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स सबकी चर्चा करनी चाहिए ताकि जो दर्शक हैं उनके मन में कोई प्रश्न छूट ना जाए, उनका निराकरण हो जाए। और हमारी कोशिश होती है, और हर बार हम निष्पक्ष, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के हर आईपीओ की चीरफाड़ करते हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं। आस्था जी, आखिर में ये बताइए कि एक खास चीज बीएलएस ई गवर्नेंस में वो क्या चीज है जिसको लेकर आपका कन्विक्शन ज्यादा हो? एक बताइए बस। ग्रोथ सॉलिड है। सीएजीआर ग्रोथ टॉप लाइन की 50% से ऊपर है, बॉटम लाइन की भी ग्रोथ काफी बढ़िया है और आगे की ग्रोथ भी बढ़िया आने वाली है। ठीक है, ग्रोथ बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, अब पैसे लगाइए, सब्सक्राइब करने की सलाह है, लिस्टिंग गेन भी होगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बीएलएस ई सर्विसेज को रख सकते हैं। यह आस्था जी की राय। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज फिर से आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर बिल्कुल सटीक बेहतरीन राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। चलिए, आईपीओ कॉर्नर में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ हरीश पंजवानी हमारे दर्शक जुड़ गए हैं सूरत से। नमस्कार हरीश। हरीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। निमेश, बजाज कंज्यूमर्स में इनकी खरीद है, बोल रहे हैं 173 की इनकी बाइंग प्राइस है और अगला स्टॉक इनका आरबीएल है 121 का। तो सबसे पहले बजाज कंज्यूमर्स की बात करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि कंपनी जो है वो रिसेंटली एक साइडवे परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक के अंदर जो है वो एक रिकवरी स्टार्ट हुई है। बट जिस तरह से स्टॉक के अंदर हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और पर्टिकुलरली हेयर ऑयल सेगमेंट के अंदर, आलमंड ऑयल के अंदर कंपनी जो है मार्केट लीडर है। मेरा मानना है कि आपको एक लॉन्ग टर्म का व्यू पे नजरिया रख के ये काउंटर के अंदर होल्ड करना चाहिए। ऊपर के अंदर देखिए तो मुझे लग रहा है कि 270 से 280 के टारगेट प्राइस आने वाले एक साल में देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज कंज्यूमर के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड किया देता हूँ। आरबीएल भी है इनके पास और 121 इनकी बाइंग प्राइस है। कौन सा स्टॉक है? आरबीएल। हाँ, आरबीएल बैंक जी। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी थोड़ा मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो पूरा सेक्टर जो है वो थोड़ा प्रेशर में है। मुझे लग रहा है कि आरबीएल बैंक के अंदर जिस तरह से स्टॉक के अंदर मैंने रिसेंटली करेक्शन देखा था, कहीं ना कहीं अगर कोई भी बाउंस आता है ऊपर की तरफ देखे तो 280 या 290 के आसपास, तो मेरा मानना है कि एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह है आरबीएल बैंक से। अगला सवाल लेंगे, जतिन मेहता हमारे साथ हैं। जतिन, नमस्कार, पूछिए, क्या जानना है आपको? जतिन, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल साफ साफ आ रही है, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी सर, मेरे पास वेलस्पून लिविंग लिमिटेड के 137 शेयर हैं 140 रुपए के हिसाब से। ओके। और धनलक्ष्मी बैंक के 100 शेयर 56 रुपए के हिसाब से। तो मैं इसको होल्ड करूं या ऐड करूं या सेल करूं? धनलक्ष्मी का भाव बताएंगे सर? धनलक्ष्मी है जी मेरे पास 56 रुपए से। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है दोनों शेयरों में। वेल्सपन इंडिया, जिसका कि नाम अब वेल्सपन लिविंग हो गया। जतिन जी ने यही बताया। जतिन जी, हाल फिलहाल ही खरीदे है क्या आपकी ये? हाँ जी। हाँ, हाल फिलहाल। जतिन जी, एक और चीज बताएंगे, आपकी उम्र कितनी है? 60। हाँ जी। तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपने ये ट्रेडिंग शुरू किया, फिर पुराना आपका शौक है ये? नहीं सर, हम बेसिकली आईपीओ में ज्यादा करते हैं, बाकी आपका शो वगैरह दूसरे देख के थोड़ा बहुत करते हैं। अच्छा मार्केट का। ठीक है, आईपीओ में करते हैं तो आईपीओ कॉर्नर हमारा जो सेगमेंट होता है ना, जरूर देखा करिए उसको। ठीक है, वेल्सपन लिविंग 137 शेयर इनके पास हैं, 140 रुपए के आसपास के भाव पर लिए हैं। निमेश जी, क्या सलाह होगी आपकी वेल्सपन लिविंग को लेकर? देखिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि वेल्सपन लिविंग ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है पिछले दिनों में। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कंपनी की आने वाले दिनों में होम सेगमेंट के अंदर जो डिमांड है वो इम्प्रूव हो रही है, मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल स्पेस ऐसे आने वाले दिनों में काफी अच्छा करेगी, पर्टिकुलरली ऑन एक्सपोर्ट साइड।
तो ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर में 180 190 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। तो व्यू करंट लेवल से मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने के लिए देता हूँ। ठीक है, वेल्सपन लिविंग को लेकर ये व्यू। एक शेयर और ले लेते हैं कविता। इनके पास धनलक्ष्मी बैंक का भी शेयर है और जिस भाव पर इनकी खरीद है उसी भाव पर ये शेयर है। अब चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो निमेश जी से व्यू लेना पड़ेगा। निमेश जी, ठीक बैंक चुना है जतिन जी ने, या फिर अब चूंकि इतने सारे विकल्प हैं प्राइवेट बैंकिंग में या फिर पीएसयू बैंकिंग में, धनलक्ष्मी बैंक को चुनना आपको ठीक लग रहा है? देखिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट जो वैल्यूएशन पे चुना है वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी रनअप आ चुका है। 30 का स्टॉक ऑलरेडी 55 हो गया है और वहां पर आप जो है वो एंट्री ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ से और कोई भी करेक्शन आता है तो आपको, जैसे हम लोगों ने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो मिक्स ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एज ए सेक्टर वाइज जो है वो साइडवे रहने के चांसेस ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि आपको ये वैल्यूएशन पे थोड़ा संभल के चलना चाहिए और अगर करेक्शन आता है वहां पर बाय करने का ट्राई कीजिए, बट ये लेवल से मैं फ्रेश एंट्री के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। चलिए, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह धनलक्ष्मी बैंक में आती हुई निमेश की तरफ से। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर की ओर। इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। सरकार इनकम टैक्स में छूट की राशि 7.5 लाख तक कर सकती है और इसी को लेकर तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या है बजट में इनकम टैक्स को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? देखिए, चुनावी साल है और इस बात की संभावना है कि सरकार टैक्स पेयर्स को, जो सैलरीड क्लास हैं खासकर, उनको इनकम टैक्स में छूट का फ़ायदा दे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा चल रही है और अंतरिम बजट में सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती हैं, जिसके हिसाब से जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। उसको बढ़ाकर 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो टैक्स रिबेट है उसमें भी बढ़ोतरी का बेनिफिट दिया जा सकता है, उसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो बदलाव होंगे वो न्यू टैक्स रेजीम के तहत किए जाएंगे। जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो न्यू टैक्स रेजीम को ही ज़्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से किए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ कंप्लायंस संबंधित सुधार भी किए जा सकते हैं न्यू टैक्स रेजीम के तहत, ताकि टैक्स पेयर्स को इस बात को लेकर प्रोत्साहित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यू टैक्स रेजीम का चुनाव करें, जो कि इस वक्त सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में है। लिहाजा इस मसले पर चर्चा चल रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंतरिम बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, अपने इंटेंशन शो कर सकती है कि जब वो सत्ता में वापस लौटेगी तो जो भी प्रावधान किए जाएंगे उसको जुलाई के बजट में लागू किया जाएगा। चलिए, तो ये थोड़ी बहुत राहत संभव, लेकिन ये नई टैक्स रिजीम के तहत होने वाली राहत फिलहाल एक्सक्लूसिव जानकारी के तौर पे हमारे सहयोगी हमें देते हुए धन्यवाद प्रकाश। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। निमेश, कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और मुझे और अभिषेक को भी इजाज़त दें।